हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यार मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिए, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप पिछले जो प्लेलिस्ट है अपनी उसमें जाकर ये टॉपिक की क्लास देख लेना। तो यार ये अपना एक टॉपिक है वर्गीकी का सामान्य सिद्धांत। तो यार इसका मैंने कंप्लीट क्लास दे दी है आपको। तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना। एंड सेकंड है शारीरिक संगठन के स्तर। दोस्तों ये जूलॉजी की अपनी क्लासेज हैं और इसके अंदर जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल बुक है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको क्लियर करवा रहे हैं। तो आपको बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर किया करो, लाइक भी किया करो यार, मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हो तो। और इकाइनोडर्मेटा संघ के बारे में भी अभी अभी मैंने क्लासेज करवा दी है। तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिए। और आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 4, प्राणियों में जो देह सम्मिति और देह गुहा होती है ना, प्राणियों में जो देह सम्मिति और देह गुहा होती है तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये 3 टॉपिक करवा दिए तो 3 टॉपिक आप जाकर देख लेना। तो यार उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, 3 टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिए तो इनको मैं मिटा देता हूँ यार। और चौथा अपना टॉपिक है तो उसके बारे में बात करेंगे इसमें। तो ये है प्राणियों के जो शरीर है तो उसके अंदर जो देह सम्मिति और देह गुहा है तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो स्क्रीन पर पूरे नोट्स लगाऊंगा, उनको अच्छे से एक बार आप देखना और मैं एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। दोस्तों प्राणियों में जो पाई जाने वाली देह सम्मिति और देह गुहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यार नोट्स लगा दिए हैं मैंने स्क्रीन पर। तो प्राणी जो जगत है वो एक विशाल और विषम समूह है। आप देख रहे हो एक एक लाइन का मैं अच्छे से आपको सेंस समझाऊंगा। जो प्राणी जगत है वो एक विशाल यानी महान और विषम समूह है। इसका कोई समूह एक नहीं है क्योंकि अलग अलग तरीके के प्राणी है तो इसीलिए ये विषम हो गया। जंतुओं की संख्या का अनुमान लगाना असंभव है कि यार देखो आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कितने जंतु है, तो आपको पता नहीं चलने वाला। वर्गीकरण में समानता व निकटता रखने वाले जीव एक समूह में रखे जाते हैं। तो मैंने पहले आपको बता दिया वर्गीकरण के बारे में, तो आप समझ ही गए होंगे कि यार एक वर्ग में रखना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग टाइप के जानवर है इसीलिए। वर्गीकरण समय विभाग लक्षणों या विशेषकों के आधार पर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी पहले, वर्गीकरण क्या है एंड ये चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं कि प्राणियों में कोशिकाओं की संख्या, नंबर्स ऑफ सेल इन एनिमल। दोस्तों कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जंतुओं का प्रथम विभाजन किया जाता है। जो जंतु है प्राणी है उनका जो फर्स्ट विभाजन है वो किसके आधार पर किया जाता है, कोशिकाओं के आधार पर, यानी कोशिका की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। ओके, अब बात करते हैं। इस प्रकार प्रोटोजोआ एक कोशिकीय तथा मेटोजोआ बहुकोशिकीय 2 समूह प्राप्त होते हैं। तो यार एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय तो अलग अलग समूह में रखा गया, इसीलिए क्या कितने समूह बने, 2 समूह बने। अब बात करते हैं संगठन की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुकोशिकीय जंतुओं को उनकी संगठनात्मक कोटि उत्तकीय या उत्तक तंत्रीय स्तर के आधार पर 3 समूह में बांटा गया है। संगठन की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कहते हैं कि बहुकोशिकीय जंतुओं को उनकी संगठनात्मक कोटि के आधार पर, उनके संगठन के आधार पर उनका जो समूह है वो अलग अलग बनाया गया है। तो यार अब उनमें कौन कौन से समूह आते हैं, तो देखो उपजगत एग्नोटोजोआ। तो यार इसमें संघ मीसोजोआ उत्तक कोटि संगठन, अब ये अलग टाइप का हो गया। और उपजगत में पैराजोआ है, उसके अंदर आएंगे संघ पोरीफेरा उत्तक कोटि संगठन। एग्नोटोजोआ के अंदर आएंगे संघ मीसोजोआ उत्तक कोटि संगठन। और जो पैराजोआ है उसके अंदर आएंगे संघ पोरीफेरा उत्तक कोटि संगठन। अब आता है उपजगत यूमेटाजोआ।
तो उत्तकीय स्तर तथा उससे ऊंचे स्तर का संगठन क्या है? उपजगत यूमेटोजोआ। तो अब समिति के बारे में बात करते। अब आता है अपना मेन टॉपिक, देह समिति और देह गुहा। ये आता है अपना मेन टॉपिक। तो यार इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीन पर ही लगा देता हूँ मैं ये नोट्स, और इनको एक एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्रत्येक सजीव का एक निश्चित आकार एवं परिणाम होता है। भाई एक निश्चित आकार होता है, कोई भी सजीव ले लिए, प्राणी ले लिए, उसका एक निश्चित आकार होता है। उसके स्वभाव एवं आवास के अनुकूल, भाई जैसे वो उस जलवायु में रहेगा तो उसका वैसा ही स्वभाव होगा, उसका वैसा ही आवास होगा, उसके अनुकूल उसका निश्चित आकार रहता है। सजीवों के ज्यामितीय परिरूप में दैहिक भागों की व्यवस्था समिति कहलाती है। अब देखिए आप, जो सजीव हैं उनकी जो ज्यामिति परिरूप है उसमें जो देह भागों की व्यवस्था है, यानी दैहिक शारीरिक भाग, उनके पार्ट की जो व्यवस्था सिस्टमेट्री बनी है, वो क्या कहलाती है? समिति कहलाती है। समिति एक अत्यंत सामान्य लक्षण है, इसीलिए इसके आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि समिति क्या है। समिति का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? दैहिक भागों की व्यवस्था समिति, यानी दैहिक जो भाग है, शारीरिक जो संगठन है, शारीरिक आवास और उनका जो स्वभाव है, उसके अनुकूल वो प्राणी होते हैं और इसके अनुसार ही इनको समिति के मतलब इसके बारे में समिति कहलाती है। क्या? दैहिक भागों की व्यवस्था। समिति एक अत्यंत सामान्य लक्षण है। और समिति के प्रकार कितने हैं? अब ये बात आती है मेन की समिति कितने प्रकार की है। तो गोलीय समिति, अरीय समिति, द्विपार्श्वीय समिति। तो यार 3 प्रकार की समिति है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली है गोलीय समिति। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार बोर्ड पर, आप देखिए। आप देखिए एक बार यहाँ पर स्क्रीन पर हम लिखते हैं। फर्स्ट है वो है गोलीय समिति। ये हो गई अपनी फर्स्ट गोलीय समिति। दूसरी है अरीय समिति। और इसका जो थर्ड है वो है द्विपार्श्व समिति। अब इनके बारे में मैं नोट्स लगाऊंगा स्क्रीन पर और उनकी एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। तो समिति के बारे में बात करें, प्राणियों में पाई जाने वाली समिति। देह गुहा के बारे में आगे बात करेंगे। अब तीनों के बारे में मैं आपको नोट्स लगा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आप एक एक को समझते जाइए। मैं एक एक लाइन आपको बोलकर समझाऊंगा। अब पहली आती है गोलीय समिति। कुछ जीवों में अधर व पृष्ठ सतह, अग्र व पश्च सिरा, पार्श्व सतह आदि स्पष्ट नहीं होती, ऐसी समिति गोलीय कहलाती है। अब देखो गोलीय का मतलब एक गोले के रूप में होगी, उसमें ना तो साइड की होती है, ना पृष्ठ होता है, ना अग्र होता है, ना पश्च सिरा होता है, तो एक गोल टाइप में हो गया। तो उसका कोई भी सिरा नहीं मान सकते हम। जैसे एक घन होता है तो उसका सिरा होते हैं, उसका तल होता है और उसका अपर पार्ट भी होते हैं। तो जैसे गोलीय में कोई भी पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको गोलीय माना जाता है। तो इन्हें केंद्र से गुजरती किसी भी काट से काटने पर एक जैसे भाग प्राप्त होते हैं। अब इनका उदाहरण है वो एक ले लीजिए आप, रेडियोलेरिया। ओके, अब बात आती है अरीय समिति, रेडियल सिस्टमेट्री। इन जंतुओं को केवल एक ही तल से केंद्र से होकर गुजरने वाली काट से बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इन जंतुओं को केवल एक तल से, मतलब एक तल से होकर गुजर रही है एक केंद्र से, तो उसको काटेंगे तो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इनका जो शरीर है वो मुख्य तल तथा उपमुखीय तल में विभाजित होता है। ठीक है। और विकास के जो प्राथमिक चरण हैं
उनमें प्राय प्राणियों के भ्रूण अरीय समिति कहलाते। उदाहरण के तौर पर अपन ले सकते हैं स्पंज को, स्टारफिश और जेलीफिश आदि। दोस्तों अब बात करेंगे द्विपार्श्व समिति के बारे में। तो जिन जंतुओं को एक ही तल या एक अक्ष से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विपार्श्व समिति। अब आप समझने की कोशिश करना, एक तल या एक केंद्र से, अक्ष से, जिसको दो बराबर भागों में हम बांट सकते हैं वो क्या कहलाता है? द्विपार्श्व। यानी उसके दो पार्श्व बन सकते हैं, एक ही के डबल हो सकते हैं। तो ऐसे जंतुओं में अधर व पृष्ठ तल के साथ ही अग्र व पश्च सिरों का अंतर स्पष्ट होता है। सामान्यतः गतिशील जंतु द्विपार्श्व समिति होते हैं। उदाहरण, अब यार इसमें मनुष्य भी आ जाता है, और हेलमिन्थिस, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डोडेटा। तो यार ये सब चीज़ें द्विपार्श्व समिति में आती हैं। तो समिति के बारे में आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन को समझाने की आपको कोशिश की है। वीडियो को बीच में पॉज कर लेना और आप अच्छे से और देख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर एक बार समझ नहीं आता तो, और इनके प्रॉपर नोट्स वगैरह आप नोट कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और आज ये यहीं तक बात कर रहे हैं, आगे देह गुहा के बारे में अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, अपने इस परिवार को आगे बढ़ाना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।